हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ब्लड इन स्टूल्स। जी हाँ, मोशन के साथ अगर ब्लड जाए या अगर आप स्ट्रेन करें और पर रेक्टल ब्लीडिंग हो तो ये एक बहुत ही स्केरी सिचुएशन होती है और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। जो रेक्टल ब्लीडिंग होती है ये यूजुअली इसका मतलब यह होता है कि ब्लीडिंग फ्रॉम द एनस, रेक्टम या जो कोलॉन है आपकी बड़ी आंत, ये सारा जो हमारे इंटेस्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसका जो फाइनल पोर्शन होता है उसको कहते हैं। अधिकांश केसों में जो ब्राइट रेड ब्लड है इट इंडिकेट्स दैट ब्लीडिंग इज इन द एनल कैनाल, रेक्टम या लोअर कोलॉन। वाइल जो डार्क रेड ब्लड है यह इंडिकेट करता है कि जो ब्लीडिंग है वो छोटी आंत में या स्टमक में या ऊपर से कहीं से हो रही है। और हम इसके जो कारण हैं, जो मुख्य कारण हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सबसे कॉमन कॉज है ब्लड इन स्टूल्स का वो है हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स एक बहुत ही कॉमन और ट्रीटेबल कंडीशन है रेक्टल ब्लीडिंग की, जिसमें बेसिकली इन्फ्लेम्ड एनल ब्लड वेसल्स हैं, बहुत कॉमन मिलता है। दे कैन डेवलप ऑन द आउटसाइड और द इनसाइड ऑफ द एनस, अपीयरिंग एज अ स्मॉल बम्प्स दैट ओकेजनली ब्लीड। जब भी आप स्ट्रेन करें, जोर लगाएं या आप टिश्यू पेपर से क्लीन करें तो हेमोरॉइड्स को पाइल्स भी कहते हैं और ये किसी भी एज ग्रुप में किसी के साथ किसी को भी हो सकता है। ये इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि प्रेगनेंसी, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, जोर लगाना, स्ट्रेन करना, क्रॉनिक डायरिया, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बावल मूवमेंट्स, सिटिंग ऑन टॉयलेट फॉर टू लॉन्ग, लो फाइबर या अनबैलेंस डाइट, एज के साथ। यूजुअली ये दवाइयों को और डाइटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने पर काफ़ी रिस्पॉन्ड करते हैं। नहीं तो कोई क्रीम्स हैं, सिट्स बात है, इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर स्टेजेस में अगर ये एडवांस स्टेजेस में हो या ये बढ़ जाएं तो उस केस में आपका जो सर्जन है वो लेज़र सर्जरी या स्टेपलर सर्जरी आपको बता सकता है। दूसरा कॉमन कॉज है ब्लीडिंग पीआर का फिस्टुला। नाउ फिस्टुला इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग और अ पॉकेट विच डेवलप्स बिटवीन टू ऑर्गन्स। तो एक कनेक्शन हो जाता है एनस और रेक्टम का बाहर की स्किन से, जिससे कभी कभी ब्लड निकलता है या डिस्चार्ज निकलता है। फिस्टुला के केस में भी सर्जरी इंडिकेटेड है, लेज़र या ओपन, जैसा भी आपका सर्जन बोले। तीसरा मुख्य कॉज है ब्लीडिंग का फिशर। फिशर एक तरह का टीयर डेवलप हो जाता है जब हम ज़ोर से स्टूल पास करते हैं और उसमें से ब्राइट रेड ब्लड या स्टूल के ऊपर एक धार जैसा लग कर आता है ब्लड। और इसमें भी यूजुअली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हेल्प करता है। किस किस केस में आपको सर्जरी एडवाइस की जा सकती है। चौथा कॉज है डायवर्टिकुलर डिसीज़। छोटे छोटे आउट पाउचिंग होती हैं इंटेस्टाइन की, जो कभी कभी इन्फेक्टेड भी हो जाती हैं, अक्सर एडवांस एजेस में देखने को मिलती हैं। तो ये ब्लीडिंग का नॉर्मली दवाइयाँ इलाज होता है और कुछ केसेस में ये दवाइयों से अगर सेटल नहीं होती तो उस केस में इसमें सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। उस केस में आपको पेन, फीवर, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये ध्यान रखें कि डायवर्टिकुलर डिसीज़ या डायवर्टिकुलाइटिस जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है ब्लड इन स्टूल का। पांचवा कॉज है प्रोक्टाइटिस या कोलाइटिस। ये जो रेक्टम का इन्फ्लेमेशन हो जाए या आंतों का इन्फेक्शन हो जाए, उस केस में सूजन आ जाएगी और पेन भी होगा और ब्लीडिंग भी हो सकती है। कोलाइटिस जब होता है जब जो टिश्यू इंटरनल लाइनिंग होती है कोलॉन की, जब उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है या अल्सर्स हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी ये देखने को मिल सकता है। प्रोक्टाइटिस या कोलाइटिस का जो ट्रीटमेंट है ये डिपेंड करता है, और एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ, सर्जरी, बहुत कुछ, इट डिपेंड्स ऑन द डायग्नोसिस। कॉमन कॉजेज़ क्या है प्रोक्टाइटिस के या कोलाइटिस के? इन्फेक्शन है, कुछ कंडीशंस दैट कॉज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम सच एज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ जैसे क्रोन्स डिसीज़ है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है। कुछ दवाइयाँ हो सकती हैं, ब्लड थिनर्स हो सकते हैं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, और एनल इंटरकोर्स भी एक कॉज हो सकता है, या स्ट्रक्चर हो या ऑब्स्ट्रक्शन हो। छठा कॉज है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जो आंतों का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें डायरिया, म्यूकस और ब्लड भी उसमें से निकल सकता है, तो ब्लडी डायरिया देखने को मिलता है। इसका इलाज नॉर्मली फ्लूइड्स हैं, रेस्ट है, एंटीबायोटिक्स हैं या एंटीवायरल, डिपेंडिंग ऑन द कॉज। सेवन्थ कॉज हो सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का। अनप्रोटेक्टेड एनल सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर हो तो उसके केस में भी काफ़ी सारे वायरल या बैक्टीरियल डिसीजेज हो सकते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन हो सकता है, टीयर हो सकता है और ब्लीडिंग हो सकती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक या एंटीवायरल या एंटीफंगल मेडिकेशंस डिपेंड करता है कि क्या एग्जैक्टली कॉज है। आठवां कॉज हो सकता है रेक्टल प्रोलैप्स का। जो वीकेंड रेक्टल टिश्यूज़ हैं वो ज़ोर लगाने पे एक रेक्टम का पार्ट बाहर आता है और उसमें कभी कभी छाले हो जाते हैं और वहाँ से भी ब्लीडिंग हो सकती है। प्रोलैप्स जो है वो एल्डरली पॉपुलेशन, बुजुर्गों में ज़्यादा मिलता है या फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसमें सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। नौवां रीज़न हो सकता है पॉलिप्स।
पॉलिप्स जो होते हैं वो नॉन कैंसरस ग्रोथ्स होती हैं एनोरेक्टम में, और इरिटेशन इन्फ्लेमेशन के कारण वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। तो डॉक्टर उसको अगर डायग्नोस करता है तो उस पॉलिप को निकाल सकता है, वो कोलोनोस्कोपी के द्वारा भी निकाली जा सकती है, और उसकी बायोप्सी होने के बाद फाइनल डिसीजन प्लान किया जा सकता है। 10वां बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कोलोन या रेक्टल कैंसर। इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, पेन, ब्लीडिंग, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इनमें मिल सकती हैं एनोरेक्टल कैंसर में, और ये चीज़ बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। इट इज़ अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर, और इसका अगर सही वक्त पे डायग्नोसिस हो जाए तो इसका इलाज भी हो जाता है और पूरी तरह से ये क्योर भी हो सकता है अर्ली स्टेजेस में। जो रेक्टल कैंसर है वो लेस कॉमन एज़ कम्पेयर टू कोलोन कैंसर, बट वो भी इंपॉर्टेंट एक कॉज हो सकता है। जो पॉलिप्स होते हैं उसमें भी ये कैंसर डेवलप हो सकता है। तो इस केस में फिर आपका जो सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट जो है वो बताया जाएगा। 11th कॉज हो सकता है किसी तरह की इंटरनल ब्लीडिंग या अपर जीआई ब्लीडिंग। पूरे ऑर्गन जीआई सिस्टम में कहीं पर भी ब्लीडिंग होगी तो वो निकलेगी नीचे से, लेकिन जितना ऊपर होगी उतना खून का रंग जो है वो काला होता जाएगा। ब्लैक टारी स्टूल्स बोलते हैं स्टमक वगैरह में जो ब्लीडिंग होती है। तो ये बात ध्यान रखें, इंटरनल ब्लीडिंग से के बाद भी आपको ये देखने को मिल सकता है, और ये एक इमरजेंसी होती है। तुरंत हमको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए इस तरह की जो ब्लीडिंग्स होती हैं जिसमें कि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, चक्कर खा के आप गिर जाएं, या बहुत ही मैसिव ब्लीडिंग अगर हो जाए। सीवियर क्रॉनिक पेनफुल रेक्टल ब्लीडिंग जो होती है वो एक सीरियस कंडीशन को भी डिनोट करती है, एंड इट शुड बी असेस्ड बाय अ डॉक्टर एज अर्ली एज पॉसिबल। कभी कभी लोग ये नोटिस करते हैं कि स्ट्रीक ऑफ ब्लड है स्टूल के ऊपर लगता हुआ आ रहा है, या 2-4 ड्रॉप गिर गए बोल में, या अंडरवियर में स्टेन आ गया, या फिर आपने टिश्यू पेपर से वाइप किया तो उसके ऊपर आ गया। ये यूजुअली बिनाइन कॉजेज़ हैं, जैसे कि फिस्टुला, हेमोरॉइड्स, या उसमें फिशर में ये देखने को मिल सकता है। तो अब अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इसकी टेस्ट और डायग्नोसिस होना बहुत आवश्यक है। अगर ब्लीडिंग आपकी जो है वो ऑलरेडी कोई आपको जो कंडीशन डायग्नोज्ड है मेडिकल उससे एसोसिएटेड है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से मिलें और उसको फॉलो अप करें और बताएं कि ये हो रहा है। तो वो आपका जो डॉक्टर है वो आपको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा, आपकी हिस्ट्री को देख के फाइनल जो डिसीजन है डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी, फ्रीक्वेंसी और अकम्पनिंग सिम्टम्स क्या हैं। तो उस हिसाब से आपका डॉक्टर हो सकता है कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की भी मदद ले ले या कोलोरेक्टल सर्जन्स की भी हेल्प ले ले। जो कॉमन टेस्ट होते हैं रेक्टल ब्लीडिंग में, उसमें एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सर्जन आपका करेगा ऑफिस में, फिंगर डाल के चेक करेगा, या हो सकता है कि एक प्रोक्टोस्कोपी करे, एक छोटा सा मेटलिक ट्यूब, माइल्ड सा डिस्कम्फर्ट होगा, आपको लिटा के वो देखेगा और चेक कर लेगा। कभी कभी कोलोनोस्कोपी या फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी करानी पड़ती है, जो कैमरा डालते हैं, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डालता है, और वो पूरी आपकी बड़ी आंत को देख लेता है, और अगर ज़रूरी हुआ तो वहाँ से बायोप्सी भी ली जा सकती है। इसके अलावा सीटी स्कैन या आपके एमआरआई भी करवाया जा सकता है। तो प्रिवेंशन अगर हम टिप्स बात करें तो हाई फाइबर डाइट डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगी। इन सम केसेस देयर इज़ नो रियल वे टू प्रिवेंट, बट माइनर केसेस ऑफ रेक्टल ब्लीडिंग जो है वो अपने आप ठीक हो सकते हैं अगर आप अपनी डाइटरी और मॉडिफिकेशन करें। कॉमन प्रिवेंशन जो है वो रेक्टल कोलॉन और एनल ब्लीडिंग के वो ये है कि ईटिंग बैलेंस डाइट विच इज़ हाई इन फाइबर, स्टेइंग हाइड्रेटेड, नॉट स्ट्रेनिंग व्हेन गोइंग टू वॉशरूम, wiping the anal region gently, treating your constipation with over the counter remedies मिल जाती हैं, स्टूल सॉफ्टनर मिल जाते हैं, और आप अगर अपना पानी का इंटेक और फाइबर्स लें तो आपको अपना जो ये कॉन्स्टिपेशन है वो उससे आपको मुक्ति मिल सकती है ना। ट्राइंग नॉट टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स अनलेस रिक्वायर्ड, मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट, टेकिंग लॉन्ग वॉक्स है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा स्पाइसी फूड और रिच फैटी फूड है जो है हैवीली प्रोसेस्ड फूड है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। और जो एनसेड्स हैं, जो दवाइयाँ हैं दर्द निवारक, वो ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। कॉन्डम हमेशा पहने। एनल सेक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज हो सकता है ब्लीडिंग का। लोग अक्सर अपना ब्लीडिंग पीआर के बारे में बात करने से डरते हैं, एंग्जाइटी होती है। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने डॉक्टर से कुछ ना छिपाएं, सारी हिस्ट्री प्रॉपर दें, प्रॉपर एग्जामिनेशन करवाएं, और सही टाइम पे अगर डायग्नोसिस हो जाएगी तो ये चीज़ अच्छी तरीके से ट्रीटेबल है। सम पीपल में अवॉइड टॉकिंग बिकॉज ऑफ द एम्बेरसमेंट एंड एंग्जाइटी इवन इन मॉडरेट और सीवियर केसेस। ये बहुत गलत है। ऐसे पेशेंट को एनीमिया, ब्लड हीमोग्लोबिन की कमी, चक्कर आ जाना, इस तरह की चीज़ों से वो इमरजेंसी में फिर उनको आना पड़ता है। तो ये बात बहुत ही ध्यान रखने वाली है कि आप रेक्टल ब्लीडिंग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। और जब भी आपको रेक्टल ब्लीडिंग अगर हो रही है स्टूल पास करते टाइम, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले एक बार डायग्नोसिस उसकी हो जाए, उसके बाद फिर आप अपना जो ट्रीटमेंट है वो अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत आपके काम आएगा, और इस
रेक्टल ब्लीडिंग के जो साइन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और अपने आप को तुरंत इवेल्युएट करवाएं। अधिकांश केसेस में जो कॉज होता है वो हेमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स या फिशर या फिस्टुला हो सकता है, या गैस्ट्रोएंटेराइटिस या कोलाइटिस जैसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कैंसर्स हैं या जो सी डाइवर्टिकुलर डिसीज़ है या दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हो सकती हैं, तो हमें वो रूल आउट करना बहुत आवश्यक है। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो में। जल्दी मैं अगली बार मिलूँगा आपसे कुछ और जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।